अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट किया था आज अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज में आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बाकी 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर वो तीनों लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। जानवरों के अंदर कैसे गैसियस एक्सचेंज होती हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट किस तरह गैसियस एक्सचेंज करते हैं, हमने स्टोमेटा के बारे में भी अच्छी तरह पढ़ा था। ठीक है, अब जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज किस लिए करते हैं, ये क्वेश्चन है। देखें, हमने 2 मेजर जो प्रोसेसेस होते हैं जानदारों के अंदर, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन पढ़ा था प्लांट्स के अंदर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेस्पायरेशन होती है। ठीक है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो जो वो खाना खाते हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, देखें डियर स्टूडेंट्स, कि एनिमल डू एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरनमेंट फॉर द रेस्पायरेशन प्रोसेस। जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है उसके लिए करते हैं। किस लिए, क्यों रेस्पायरेशन, क्यों? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी हासिल करने के लिए। एनिमल्स जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी मुमकिन होती है वो जो खाना खाते हैं उसको, उसके टूटने के बाद, और वो टूटता है जब ऑक्सीडाइज होता है, जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है। ठीक, अब जानवरों के अंदर वो जगह, आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्पायरेटरी मीडियम, जानवरों के अंदर वो जगह जिस जगह से ऑक्सीजन ब्लड फ्लूइड सेल के अंदर या डायरेक्ट सेल के अंदर या फिर ब्लड के अंदर दाखिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से लीव करें, उस जगह को, उस एरिया को हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सरफेस। क्या कहते हैं बेटा? रेस्पायरेटरी सरफेस। अगर हम इंसानों की बात करें, हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा की है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान क्या करते हैं, जो रेस्पायरेटरी, ये एक पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा किस तरह ह्यूमंस के अंदर ब्रीथिंग होती है, रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे अंदर पेयर ऑफ लंग्स होता है, और लंग्स में जो ट्रेकिया होती है वो बाइफरकेट होकर 2 नालियों में ब्रोंकस में तब्दील होती है, फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और एल्वियोलाई। ठीक है, एयर सेक्स के अंदर एल्वियोलाई जो होती है वो रेस्पायरेटरी सरफेस होती है इंसानों के अंदर। ठीक है, और दूसरे जो जानदार होते हैं जैसे अर्थवर्म हो गया, तो बेटा उसके अंदर क्या होगा, अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो उसके अंदर जो उसकी स्किन होगी, उस स्किन से ही ऑक्सीजन अंदर दाखिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अर्थवर्म की जो रेस्पायरेटरी सरफेस उसकी स्किन हो गई। अगर फ्रॉग की हम बात करें, 3 तरह से वो रेस्पायरेशन परफॉर्म करता है। एक बकल होती है माउथ के ज़रिए, दूसरी क्यूटिनस होती है स्किन के ज़रिए, और तीसरी जो है लंग्स के ज़रिए होती है। ठीक है, अब देखें, 2 तरह के जानदार या जानवर हम कह सकते हैं। देखें, वैसे ये यूनिसेलुलर जानवर होते नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि यूनिसेलुलर में हम बात करते हैं प्रोटोजोआन्स की, और वी बिलीव दैट एनिमल्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम दीज यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ये जो एक सेल से बने जानदार हैं, इनसे ही इवोल्यूशन हुई है, और ये बाकी जो जानवर हैं वहाँ से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम यूनिसेलुलर जो अपना ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ज़रिए ही ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो वो मेम्ब्रेन ही उनकी जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या हुई, रेस्पायरेटरी सरफेस हुई। ठीक है, और अगर हम मल्टी सेलुलर जानवरों की बात करें, जानदारों की बात करें, तो उनमें क्या होता है कि या तो बॉडी सरफेस से एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, या फिर इंटरनल सरफेस कोई होती है, इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई सरफेस पाई जाती है, वहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, दूसरी आप आ जाएँ, ये जो रेस्पायरेटरी सरफेस होती है, उम्मीद कि आप समझ चुके होंगे रेस्पायरेटरी सरफेस क्या होती है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि रेस्पायरेटरी सरफेस वो जगह होती है
जानवरों के अंदर वो जगह होती है जहाँ से ऑक्सीजन जिस्म के अंदर दाखिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, उस जगह को कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। वो जो सरफेस है उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात कि वो थिन होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी बारीक सी होनी चाहिए, ताकि ये जो गैसेस हैं वो वहाँ से इजीली पास हो सके, पहली बात। दूसरी, मॉइस्ट होनी चाहिए, या हम कहते हैं वेट होनी चाहिए। ठीक, देखें अर्थवार्म जो होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, तो आप देखेंगे जब वो बाहर निकलता है तो उसकी जो स्किन होगी वो वेट होगी। ठीक है, मॉइस्ट होगी। जो तीसरी बात है, परमिएबल होनी चाहिए, ताकि उससे वो गैसेस पार हो जाएँ। परमिएबल मेम्ब्रेन ये एक खासियत है जहाँ से वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स वगैरह हैं वो पास हो जाएं, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और हम बात करें कि लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब जो बॉडी का वॉल्यूम है उससे लार्ज होनी चाहिए। मिसाल तौर आप कहेंगे सर हमारा जिस्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अंदर जो एल्वियोलाई वो तो लंग्स के अंदर और लंग्स तो छोटा सा है, तो ये कैसे हुआ? लेकिन देखिए बेटा, वो फोल्डेड होती है, फोल्ड हुई होती है, इस वजह से अगर हम उसको खोलेंगे तो हमारे वॉल्यूम से वो बड़ी होगी। ठीक है, अब आ जाए एक और बात कि प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? देखिए प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन जब दो रेशियो इक्वल्स हो तो उसे हम पे कहते हैं प्रोपोर्शन। वही बात हो गई कि इट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ फॉर ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सफिशिएंटली लार्ज इनफ फॉर ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। देखिए वो इतनी होनी चाहिए कि जो जहाँ से ऑक्सीजन इतनी पास हो सके कि वो जानवर के हर सेल तक पहुँच पाए। ठीक है, एंड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज अलाउज अ फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी सरफेस का, तो वो उतना ही ज़्यादा जो है वो गैसेज एक्सचेंज हो सकती है। अब देखिए आप ये जो स्ट्रक्चर आ रही है, देखिए ये मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके बताता हूँ। देखिए बेटा, मिसाल तौर, एक मिनट रुके। हाँ, ये कैमरा में नज़र आ रही है, ये देखिए होता क्या है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर जो होगा हमारा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर नोस्ट्रल्स पाई जाती हैं। ठीक है, नोस्ट्रल्स। ठीक है, फिर यहाँ से आती है नसल कैविटी। ठीक है, और फिर ये हो गई बकल कैविटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाती है फेरिंक्स, जहाँ से दो नालियाँ तब्दील जो बकल कैविटी और नसल कैविटी आपस में जुड़ आकर मिलती हैं, उसे हम कहते हैं फेरिंक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखने एक ओपनिंग होती है, जो सांस की नाली ट्रेकिया है, उसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, और ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। बाहर हम ये जो इंशाल्लाह डिटेल में हम अगले लेक्चर में डिटेल में इसको समझेंगे, डायग्राम अच्छे से बनाकर। लेकिन समझने वाली बात आप ये देखें, ये जो सांस की नाली जो होगी जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया, या फिर हम इसे कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप। अब ये विंड पाइप दो नालियों में तब्दील होती है, देखें इस तरह से। एक एक को हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस। फिर पेयर ऑफ लंग्स होता है। समझने वाली बात देखिए, अब ब्रोंकस आकर ब्रोंक्यूल्स में तब्दील होती है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली लाइट चली गई तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर देखें ये जो क्या होती है ब्रोंकस, फिर यहाँ पर आ जाती हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स से फिर आपके एयर से जो निकलते हैं उसके अंदर होती हैं एल्वियोलाई। तो ये मैंने थोड़ी इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर बनाया है एल्वियोलाई को। देखिए ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, और ये रेड कलर में ये इसको जो कैपिलरीज हैं वो घेरे हुए हैं। ठीक है, कैपिलरीज घेरे हुए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन ट्रेवल करके आ रही है वो अंदर जाकर ब्लड में मिल जाएगी एल्वियोलाई के ज़रिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा एल्वियोलाई में दाखिल होगी। ठीक है, तो अब लाइट भी जा चुकी है। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला।
मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे जाती यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।